और अब सीधे चलते हैं दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में। उपलब्ध है जो डीडीए के माध्यम से हम लेकर के उसको डेवलप कर सकते हैं। पार्किंग की आप अगर अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अगर मंत्री जी को कहें तो मेरे यहाँ एक बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हम इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। माननीय सदस्य श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब देश में आपातकाल का काला अध्याय लिखा गया था तो पूरे देश में तत्कालीन निर्दयी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चला था। लोग जेल गए, उनके परिवार सड़कों पर आ गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, आंदोलनकारियों की नौकरी छूट गई, काम धंधे बंद हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, आपातकाल का काला अध्याय समाप्त होने, लोकतंत्र बहाल होने पर इन प्रताड़ित आंदोलनकारियों को विभिन्न प्रदेशों जैसे हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों में मासिक पेंशन देने की योजना लागू की गई थी। किंतु अध्यक्ष जी, दिल्ली में अभी तक इन जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं इनको कोई पेंशन नहीं दी गई। इनमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन इनके परिवारों को यातना सहनी पड़ी। अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है दिल्ली में इन आंदोलनकारियों के लिए समुचित मासिक पेंशन लागू की जाए। आपने बोलने का मौका दिया, अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में राशन कार्ड को लेकर आज एक विषय मैंने आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में कार्ड होल्डर की संख्या 21,098 है और कार्ड मेंबर्स जो हैं जिसमें 89,198 हैं, लगभग 30%, क्योंकि मेरी विधानसभा में गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि झुग्गी बस्ती भी है और बिलो पॉवर्टी लाइन के सदस्य ज़्यादा रहते हैं। जो पेंडिंग हमारे 3-3 साल से 4-4 साल से जो राशन कार्ड बनने हैं वो अभी तक पेंडिंग है, और पेंडिंग होने के नाते जो वहाँ पर पीआरओ बैठते हैं जिस तरह से उनको प्रताड़ना दी जाती है, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। और पिछली सरकार ने लगातार जिस तरह से मुद्दे पिछली सरकार के सामने सभी मीडिया के माध्यम से आए, किस तरह से राशन मंत्री ने किस तरह का व्यवहार किया, ऐसे व्यवहार आज की वो अधिकारी करते हैं और वो रिश्वत मांगते हैं। और साथ में जो नए राशन कार्ड हैं वो 1800 पेंडिंग राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 4 साल से, और साथ में जो नए नाम ऐड होने हैं लगभग वो 1400 पड़े हुए हैं। पॉलिसी है कि पहला राशन कार्ड की डेफिशिएंसी ख़त्म करके तभी दूसरा राशन कार्ड आएगा। यदि पहली कार्ड को यदि रिजेक्ट किया जाता है तो उसका नंबर 1400 के बाद में 1401 नंबर काउंट होता है, जो कि बहुत गलत है। ये गरीब लोग हैं और ये गरीब लोग होने के नाते इनको अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए जो पीआरओ होना चाहिए, मेरा तो बल्कि माननीय मंत्री जी को सुझाव है वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ अधिकारी बैठते हैं रिसेप्शन पर वो होना चाहिए, और जिससे कि उसके व्यवहार को देखा जाए किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, बार बार दौड़ाते हैं पेपर के नाम पर। और दूसरी बात, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस जो है एक्ट लागू है वो 18,000 रुपये का है, और लेकिन आज बिलो पॉवर्टी लाइन आपके 8,000 मात्र 8,500 रुपये यदि आपकी इनकम है तो आपको वो राशन कार्ड बनेगा। तो इसीलिए इन दोनों में देखिए कितनी डिफरेंस है। और जो 18,000 जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसके अंदर भी आपके वो परिवार अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, क्योंकि कमाने वाला एक होता है। तो इसीलिए इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो इसका आवेदन है 1 लाख रुपए का जो सर्टिफिकेट है, इसको भी हमको बढ़ाना चाहिए। और साथ में जो क्लियरेंस है, पेंडिंग जो क्लियरेंस है, उस पेंडिंग क्लियरेंस को रिजेक्ट ना करके जो दूसरे अन्य हैं कि एक को पहले करेंगे क्लियर फिर दूसरा तब आएगा, वो पॉलिसी को भी अपना चेंज करना चाहिए। और साथ में ही हमारे जितने पेंडिंग राशन कार्ड हैं वो तुरंत के तुरंत अप्लाई करें, क्योंकि अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे देश के अंदर सभी को राशन फ्री जब दे रहे हैं, तो पूर्व की सरकार ने नहीं दिया। तो इसीलिए उस राशन जब फ्री मिल रहा है तो उन राशन कार्ड की पेंडेंसी 0 होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री वीरेंद्र सिंह कादियान।
विपक्ष के सदस्य लगा करके और गायब हो जाते हैं, भाग नहीं लेते चर्चा में। अभी कार्रवाई भी लगभग 10 के खिलाफ की गई थी निष्कासन की, लेकिन उसके बाकी के कोई सदस्य यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और अब मैं माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय जी को। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे ये मौका मिला। अध्यक्ष जी, मेरे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आउटर रिंग रोड लगती है, उसके ऊपर ग्रेटर कैलाश 2 को जाने का जो एकमात्र रास्ता है, उस पूरे GK2 की एंट्री एक ही स्थान से होती है, जो आगे चल कर के पूरा अलकनंदा अपार्टमेंट्स यानी एक पूरा वार्ड जो चितरंजन पार्क है उसकी एंट्री पॉइंट एक ही है। उस आउटर रिंग रोड पे सावित्री फ्लाईओवर के नाम से एक फ्लाईओवर है जो 1 वे है। जब से ये बना है, फॉल्टी इसकी डिज़ाइन उस समय हुआ कि उसको केवल एक जो है एक तरफ से जाने का रखा गया, यानी नेहरू प्लेस से आते हुए अगर आप चिराग दिल्ली की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट तो वो जाने का है, लेकिन उधर से आने का नहीं बना हुआ है, जिसके कारण हर रोज़ पीक आवर्स के अलावा भी वो एक ऐसा बॉटलनेक का पॉइंट बनता है जिसका जैम पूरे रिंग रोड में पीछे तक उसका असर होता है कि शाम को पीक आवर्स में वो रोड एयरपोर्ट तक जाम हो जाती है। और ख़ासकर जब दुर्गा पूजा के दिन होते हैं, आप जानते हैं चितरंजन पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुर्गा पूजा के 5 दिन बहुत ही भयंकर जो है वो जैम इसलिए होता है क्योंकि बहुत सी दुनिया पूरी दिल्ली भर से उस क्षेत्र में पूजा के लिए आती है। उस समय तो स्थिति ऐसी होती है कि 3-3 घंटे उस ग्रेटर कैलाश 2 की एंट्री पर रेजिडेंट्स को लग जाते हैं कि वो उसको क्रॉस कर सकें। इसलिए मेरा माननीय PWD मिनिस्टर साहब से ये आग्रह है कि पिछले 15-17 सालों से एक ऐसी समस्या ये मुँह बाएं खड़ी है उस क्षेत्र में जिसका समाधान वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये केवल ग्रेटर कैलाश नहीं, पूरे कम्यूटर जो उस रोड पे निकलता है उस रिंग रोड में, उसके लिए है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि इस साल की परियोजनाओं में इस फ्लाईओवर को अगर डबल लेन करने का वो प्रावधान इसमें देते हैं, उसको योजनाओं में लेते हैं, तो ये उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक देन होगी जो ग्रेटर कैलाश को ही नहीं, मैं उस रोड के ऊपर चलते हुए प्रत्येक कम्यूटर के लिए भी एक उनको इनकन्वीनियंस जो होती है उसका समाधान होगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय। माननीय सदस्य श्री अभय वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकास मार्ग से जाते वक्त लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से जो मदर डेयरी रोड शुरू होता है उसके कॉर्नर पे हजारों की संख्या में बस के इंतज़ार में लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे बस शेल्टर नहीं होने के कारण बारिश में और तपती धूप में लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि उस कोने पे जो लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मदर डेयरी शुरू होता है, जो ऑलरेडी बस स्टैंड के रूप में इंगित है, लेकिन बस स्टॉप वहाँ पे शेल्टर नहीं लगाया हुआ है। तो मेरा सिर्फ आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि वो बस शेल्टर लगाएं ताकि लोगों को धूप से बचने का मौका मिले। और बारिश के समय में बहुत दिक्कत होता है अध्यक्ष जी, वहाँ पे बहुत सारे दुकान भी हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी भी होती है कि वो खड़ा कहाँ हो, क्योंकि सारी बसें विकास मार्ग से जब मदर डेयरी की तरफ मुड़ती है तो वहीं पे रुकती है। और मैं ये हजारों की संख्या कह रहा हूँ, शाम का कभी आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको लगेगा इतने सारे लोग बस का इंतजार करते हैं। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। DTC जितना जल्दी हो सके वहाँ बस शेल्टर बना दे ताकि वहाँ लोगों को ठहरने बैठने और धूप और बरसात से बचने का मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से, कि एक महत्वपूर्ण समस्या है कि दिल्ली सरकार द्वारा EWS DG कैटेगरी के तहत ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने का प्रावधान है। अब इस प्रावधान में जो उन्होंने नियम लिखे हुए हैं उसमें लिखा है BPL/AAY राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड,
issued from JNCT of Delhi are eligible under economic weaker section for applying these private unaided recognized school for admission of their ward under economic weaker section category. अब सर्कुलर के पॉइंट नंबर 11 में दिया गया है कि बीपीएल, एवाई राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड धारकों को स्कूल में प्रवेश देने का प्रावधान है। हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के ऊपर लोगों को प्रवेश देने से मना किया जा रहा है, उसको वो प्रवेश नहीं दे रहे हैं और जब लोग जाते हैं तो उनको इसके लिए मना करते हैं। तो इसका संज्ञान आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को इसमें लें और एक आदेश इशू करें कि फूड सिक्योरिटी कार्ड चूंकि इसमें ऑलरेडी दिया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को वीकर सेक्शन में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, बल्कि कुछ टाउट्स हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके, जो लोगों को परेशान करके, लोगों से पैसा ले करके और उनको प्रवेश दिलाने का काम करते हैं, लेकिन ये उनको डिनाई किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लिया जाए, इस मामले पर उचित कार्रवाई भी की जाए। सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात पर चर्चा जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2 पर आगे चर्चा होगी। मैं आज माननीय सदस्य आपके समक्ष फिर ये विषय रखना चाहूँगा कि सीएजी रिपोर्ट वर्षों तक पूर्व सरकार ने दबाकर रखी और पूरे सदन में सत्र पूरे 5 वर्ष तक एक भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई और अगर 10 वर्ष का कार्यकाल लगाया जाए तो एक भी पीएसी का ने रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी और 8वीं विधानसभा में जब सीएजी की रिपोर्ट्स लाई जा रही हैं तब भी विपक्ष उस चर्चा से नदारद है, चर्चा से भाग रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार के संगीन मामले और अव्यवस्था और कुशासन के प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सीएजी की रिपोर्ट यहाँ है, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक है कि सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा से भागने के लिए तरह तरह से षड्यंत्र करके सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाता है और आज भी बाधित करने वाले सदस्यों की संख्या जिन पर कार्रवाई हुई है उसके अलावा विपक्ष की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन पर कोई चेयर से निर्देश नहीं हुआ था निष्कासन का, लेकिन वो भी सदन में इस महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है। मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को बधाई दूंगा कि वो हर चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आज भी लगभग अभी तक 25 सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं, जिसमें से सत्तारूढ़ दल ने के सदस्यों ने जहां 25 के करीब सदस्यों ने विचार रखे हैं, वहीं विपक्ष का एक भी सदस्य सदन की कार्रवाई को में सहयोग करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हुआ है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी चर्चा को शुरू करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी रिपोर्ट पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पिछली सरकार ने अनियमितताओं की, अव्यवस्थितताओं की जो व्यवस्थित करना चाहिए थे केजरीवाल सरकार को,
एक एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। और जिस तरह से एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ता चला गया, क्योंकि लगातार 2015 से 2025 तक केजरीवाल जी की सरकार रही, जो काम करने थे वो काम किए नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। कहाँ से पैसे को लिया जाए और कहाँ से पैसे को अन्य राज्यों के चुनावों में खर्च किया जाए, उस पर ध्यान रहा। और किसी भी इनके जो मंत्री थे वो भी इसमें अपने केजरीवाल जी को खुश करने में लगे रहते थे। इसी वजह से दिल्ली के अंदर जो परेशानी बढ़ती चली गई और एयर पोल्यूशन इतना हो गया कि हमारे जो दिल्ली के निवासी हैं ये मजबूर हो गए इन 3 महीने में सोचने के लिए कि अन्य राज्यों में जाया जाए और हम वहाँ रहें, और दिल्ली अब रहने के लायक नहीं बची है। और दूसरी तरफ हमारी केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार, जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो उसके लिए अनेक व्यवस्थाएं की। ईस्टर्न पेरिफेरल हो या वेस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, और चाहे अभी दिल्ली का देहरादून एक्सप्रेस भी वे तैयार होने की तैयारी पर है, अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। और चाहे यमुना के दोनों तरफ 11 बड़े पार्क एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से, डीडीए के माध्यम से यहाँ बनाए गए। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, चोर सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। मैं जब इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, अनेक विषय मैंने देखने को मिले और इसमें सीधे कहा गया कि पार्किंग की व्यवस्था दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी। दिल्ली के अंदर एलिवेटेड पार्किंग व्यवस्था की जा सकती थी। अनेक डीडीए के ग्राउंड, डीडीए के मैदान पड़े हुए थे जिन पर उनका सदुपयोग करके पार्किंग व्यवस्था की जा सकती थी, क्योंकि लोगों को मजबूर होने के लिए सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता था और ट्रैफिक जाम होने की वजह से माननीय अध्यक्ष जी वो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता था। ऐसे ही वाहन मुक्त ग्रीन जोन बनाना था, वो भी इन्होंने इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। और दिल्ली के यदि हम बात करें, गैर मोटर चालित परिवहन जो कि तैयार करना था, क्योंकि दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से केवल एनडीएमसी क्षेत्र में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी जो क्षेत्र है उसमें से मात्र 40.27 किलोमीटर 3% तक को ही गैर मोटर चालित क्षेत्र घोषित किया गया, जबकि दिल्ली के अनेक जगह पर गैर मोटर चालित परिवहन व साइकिल की व्यवस्था के माध्यम से या पैदल चलने के लिए क्षेत्र को नियमित किया जा सकता था। साथ में माननीय अध्यक्ष जी, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल दिल्ली के अंदर 2020 तक 1029 ट्रैफिक सिग्नल थे और 1018 काउंटडाउन टाइमर थे, जिनमें से 40% काउंटडाउन टाइमर वर्क में नहीं थे, जिसकी वजह से चौराहों पर जाम लगता था और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन का भी बढ़ा। और जन जागरूकता अभियान इन्होंने चलाना था, केवल 11 दिन प्रिंट मीडिया में सिर्फ आपके चलाया गया किस तरह से पॉल्यूशन को कम करना है, दिल्ली वासियों का क्या दायित्व है, इस विषय में भी बताया नहीं गया। सिर्फ चौराहे पर अपने जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, उनको खड़ा कर दिया जाता था, ये काम उन्होंने किया। एक उनको क्योंकि पेमेंट भी करनी होती थी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को खुश करना था उनको, और एक नाम पर वाहनों के पंजीकरण संख्या पर प्रतिबंध, एक नाम पर ज़्यादा, मान लीजिए मेरे नाम पर एक से ज़्यादा पंजीकरण की व्यवस्था प्रतिबंध लगाना था, क्योंकि एक आज दिल्ली में 4 वाहन हैं, अनेक काम कर रहे हैं, उस पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका प्रतिबंध के साथ साथ उच्च पंजीकरण शुल्क और सड़क कर लगाना था, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया। साथ में क्लस्टर की जो खराब बसें थी 1189 बसों को, जो कि 30 मिनट से में होना चाहिए था सड़क से हटाने का, लेकिन वो 2 से 4 घंटे तक, 5 घंटे 6 घंटे में सड़क से हटी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। ऐसी डीटीसी की 139 बसें के साथ साथ खराब लाखवार 3,57,000 बस जो है वार जो है जो हटाने का लक्ष्य था, वो भी 30 मिनट से ज़्यादा रहा, वो भी 2 से 4 घंटे रहा, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। 2021 तक क्योंकि रजिस्टर्ड व्हीकल 1.30 करोड़ 1,30 लाख थे, और उस पर भी कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि डीजल के व्हीकल दिल्ली में बार बढ़ते रहे। दिल्ली में जो एंट्रेंस पर ट्रांसपोर्ट नगरों का विकास करना था, दिल्ली के अंदर 128 आपके एंट्रेंस पॉइंट हैं जिस पर ट्रांसपोर्ट
नगर हमको व्यवस्थित करने थे, उस पर भी दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया, पिछली वाली सरकार ने। इसीलिए साथ में जो ई व्हीकल बोर्ड बनाना था, ई व्हीकल आपके सेल बनाना था, उसको गठन नहीं किया, जबकि उनको गठन करना चाहिए था, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट में प्रोविजन किया गया था। और साथ में लेकिन उसको अनयूटिलाइज रह गया और एक बार 3 करोड़ 74 लाख रुपए के करीब इन्होंने एक प्रोविजन भी किया, जिसका भी उपयोग नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके ई व्हीकल दिल्ली के अंदर तादाद नहीं बढ़ी, क्योंकि उनको सारा चेक करना था कितनी कहाँ कैसे कैसे ई व्हीकल्स को बढ़ाया जाए। और साथ में सितंबर में 2020 में 1,17,000 ई व्हीकल हुए, और वो भी चार्जिंग स्टेशन की कमी होने की वजह से उनको भी ई व्हीकल खरीदने के लिए उनको सोचना पड़ा कि हमने ये ई व्हीकल क्यों खरीदे, ये चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी उन्होंने करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। जो 128 आपके प्रवेश स्थल हैं, जिन पर केवल मात्र 7 स्थानों पर प्रवर्तन टीम, एनफोर्समेंट जो टीम है जो चेक करने की थी, लगाई गई, और मात्र उसमें 292 कर्मचारी थे, और जो कि सिर्फ पैसे कलेक्ट करते थे, और पैसे कलेक्ट करके केजरीवाल को देते थे, और केजरीवाल फिर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ता था, और भ्रष्टाचार का काम करता था, जिसमें से 80 आपके 13 प्रवेश स्थलों पे 80% कॉमर्शियल व्हीकल दिल्ली में आते थे, जिनको कई बार अलाउ नहीं होता था दिल्ली में आने के लिए, और साथ में उनके जो पेपर चेक करने होते थे कि ये पॉल्यूटेड, ये जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे, और 1 से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये, लाख रुपए तक की रिश्वत लेते थे। इसी तरह से प्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब्तीकरण जो स्थल थे उसकी क्षमता मात्र दिल्ली में 4,000 थी उस स्थान की क्षमता, और लेकिन आपके 41 लाख व्हीकल 2021 तक 2000 को क्या नाम है जब्त करना था। 2018-19 में 36.11 हो गए, जिसमें 2,26,000 को अपंजीकृत किया गया कि ये रोड पर चलने के लिए नहीं है, जबकि 36 लाख को अपंजीकृत करना चाहिए था, मात्र 0.06%। ऐसे 2019-20 में 38.69 लाख व्हीकलों को आपके अपंजीकृत करना चाहिए था, मात्र 50,000 व्हीकल अपंजीकृत किए गए, जो कि मात्र 0.01% है। ऐसी 2020-21 में 41.55 लाख आपके अपंजीकृत करने थे, मात्र 22,000, सिर्फ मात्र 22,000.01% पंजीकृत अपंजीकृत किए गए। इसी तरह से बुराड़ी जो निरीक्षण केंद्र था, जो कि 90% दिल्ली के व्हीकल की फिटनेस करता था, जहां आपके 800 वाहन प्रत्येक दिन, आपके कार्य दिवस जो 300 कार्य दिवस के ऊपर प्रत्येक दिन करना था, एक इंस्पेक्टर 100 से 140 आपके वाहन को चेक करने का नियम था, और लेकिन उन इंस्पेक्टर्स को 420 आपके व्हीकल का फिटनेस करते थे मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट से कम समय में भी कैसे करते थे हमें पता नहीं, क्योंकि पैसे मिलते थे, पैसे लेकर सब फिटनेस हो जाती थी। इस वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ने का एक कारण रहा। इसी तरह से एक वाहन निरीक्षण इकाई जो स्वचालित थी और जो कि आपके झुलझुली में लगाई गई थी, जहां 50,000 व्हीकल को चेक करने का कार्य रखा गया था पूरे साल के अंदर, और झुलझुली के अंदर 300 दिन में 167 वाहन प्रतिदिन चेक करने थे। मात्र एक साल